गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पे जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इस सेशन को सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल चैट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। सेशन के अंत में हम आप सभी के सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वेल्थ बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स के बारे में और साथ ही साथ सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो एज यू नो, वेल्थ बिल्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो मेरे को इमरजेंसी में के टाइम पे फंड्स की रिक्वायरमेंट हो या फिर लंबे या छोटे समय में किसी गोल को मैं अचीव करना चाहती हूँ। तो वेल्थ बिल्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के पैसिव हेड मिस्टर अभिषेक सिंघल जी हमारे साथ सेशन में कनेक्टेड हैं और मैं अभिषेक जी का स्वागत करना चाहूंगी इस सेशन में। और इसके साथ साथ हमारी कंपनी के जी एंड इसके साथ साथ हमारी कंपनी के को फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर प्रदीप वसीम जी भी मौजूद हैं, जो कि सेशन के अंत में अभिषेक जी से आपके द्वारा भेजे गए सवाल हमसे पूछेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं एंड मैं अनुरोध करना चाहूंगी अभिषेक जी से टू स्टार्ट द सेशन प्लीज। Let's start. Thank you so much. Thank you. So Pradeep ji, you want to start off with some questions, or you want me to? Do you have some kind of a presentation, or do you want to kind of keep this interactive? More interactive, I presume. That's what. Sure. So we'll keep this interactive. So generally, I think to start with, आज के समय हम जब भी किसी भी एमसी में किसी से बात करते हैं, एक सबसे पहला प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन which comes to people's mind is that what's happening to the markets and what's your view as a fund house? Where do you see markets going forward? So if you could throw some light on that. Sure. So I think the one question apart from the market up and down typically is इसकी अभी तो करेक्शन है, क्या आगे रिटर्न मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगले एक साल के अंदर में, स्पेशली इन द लाइट ऑफ व्हाट रिटर्न्स हैव ऑलरेडी कम इन द लास्ट 1 year और मे बी इवन जब हम 2020 का साल चालू किए थे, कोविड का किसी को पता भी नहीं था कि कोविड नाम की ऐसी कोई बीमारी है या इंडिया के अंदर में कुछ लैंडफॉल होने वाला है कोविड का। तब हम लोग एक रिसेशनरी फेज से बाहर आ रहे थे, एक रिकवरी फेज का दौर था, एक उम्मीद की किरण सी जाग रही थी। लेकिन अगले 3 से 4 महीने के अंदर में हमने जनवरी 2020 में एक ऑल टाइम हाई देखा मार्केट का। फिर हमने मार्च के अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट वर्स्ट एवर क्वार्टरली फॉल इंडियन इक्विटी मार्केट का देखा। और उसी साल के अंदर में हमने ऑल टाइम हाई भी रिक्लेम कर लिया। और यही नहीं कि सिर्फ रिक्लेम कर लिए, मार्केट उसके बाद 2020 के अंदर में और 2021 के अंदर में काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। नाउ गिवन दैट पास्ट इतना स्ट्रांग दिख रहा है, एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि क्या 2022 के अंदर में सेम चीज रिपीट हो सकती है? लगता है कि शायद हो सकती है, क्योंकि अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ वापस आ रही है। जो आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मोबिलिटी, ट्रैफिक कितना है सड़क के ऊपर में वो बताता है, कितनी कार्स का या टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल या 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल कितना सेल हो रहा है। They are at all-time highs. Cement consumption, if you look at aluminium, you look at steel, जो कोर इकोनॉमी के अंदर में जो खपत होती है जिन कमोडिटीज की, वो कमोडिटीज, इन सब के अंदर में बहुत तेजी है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो ग्रेजुअली स्टार्टेड कमिंग बैक। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमी का PMI, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। वो भी ये बता रहा है कि इकोनॉमी के अंदर में
वापस से थोड़ा सा तेजी का रुझान है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी फुल स्विंग में है, फुल फ्लो के अंदर में, मोमेंटम के अंदर में, लेकिन रिकवरी हो रही है और क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिकवरी दिख रही है। जबकि हमने 2020 के साल में 2 क्वार्टर हमने फॉल भी देखे थे। तो लगता है कि हाँ, 2022 में भी तेजी रहनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियस कंसर्न ये रहता है कि वैल्यूएशंस क्या सही है। ये वैल्यूएशंस के चलते ही है जो आप मार्केट के अंदर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स, जो कि हम नॉर्मली इंडिया के अंदर में सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स फॉलो करते हैं ज्यादा समझने के लिए कि क्या हो रहा है या फिर क्या बाजार में तेजी है कि नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें जहां से ज्यादा क्यूज इंडिया को मिल रहे हैं, तो ये देखेंगे कि नास्डैक या एसएनपी ने ऑल टाइम हाईज अपने एस्टैब्लिश किए हैं नवंबर या दिसंबर महीने तक, और एक महीने से काफी करेक्शन मोड के अंदर में है। क्योंकि काफी करेक्शन मोड ऑलरेडी चालू है इंटरनेशनली, इंडिया में भी सेम क्यूज सेम सिग्नल्स फॉलो हो रहे हैं और आपको यहां पे भी बाजार में थोड़ा सा करेक्शन का माहौल सा दिख रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा निवेश के लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि LIC ऑफ इंडिया का लिस्टिंग का चल रहा है। टिपिकली जब बहुत सारे बड़े बड़े IPOs आते हैं तो भी बाजार में, क्योंकि एक बार में लिक्विडिटी एक सकआउट हो जाती है, तो कभी कभी थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस आने का उम्मीद रहता है, अंदेशा रहता है। हो सकता है थोड़ा सा भी जो पीछे IPOs गए हैं, IPO सीजन गया है और आने वाले IPO सीजन की तैयारी है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा फंड फ्लो के ऊपर में प्रेशर। हैविंग सेड दैट, वी बिलीव कि टेलविंड सारी की सारी हैं। मार्केट के अंदर में रिटर्न्स बनने के लिए लोगों को उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन इस समय जरूरत यह है कि आप सही सेक्टर्स का चुनाव करें, सही फंड्स का चुनाव करें, ताकि आप मार्केट की जो तेजी है उसको कैप्चर कर सकें। मार्केट में रिटर्न तो बनेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी साथ साथ रहने वाली। ओके, सो बेसिस व्हाट यू जस्ट स्पोक अबाउट, आपका क्या रिकमेंडेशन है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस समय पे अपने इन्वेस्टर्स के मनी का एलोकेशन कैसे करना चाहिए? मान लीजिए कोई है जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या उसे लमसम इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, स्टैगर करके करना चाहिए? व्हाट इज योर रिकमेंडेशन देयर? इक्विटी में obviously it is dependent on that person's risk profile and his investment objective and age and all those things, but क्या सही एलोकेशन होगा इस समय? I would say, no one size fits all. वैसे ही एक टेम्पलेट हम सारे इन्वेस्टर्स को नहीं दे सकेंगे। इन्वेस्टर की जरूरत के हिसाब से उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग या उसका एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। आज के ज़माने में अगर आपके पास काफ़ी पैसा लमसम अगर अवेलेबल है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज कि आप लमसम के लिए जा सकते हैं। लमसम कैन टेंड टू गिव यू मच हायर पिकअप इन योर पोर्टफोलियो, मच बेटर IRRs इन योर पोर्टफोलियो। लेकिन लमसम में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा रिस्क भी उतना ही बढ़ता भी है। तो इट इज़ नॉर्मली सजेस्टेड कि अगर इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम एक बैलेंस्ड लमसम प्लस SIP सॉर्ट ऑफ अप्रोच फॉलो करें। अगर इन्वेस्टर्स HNI हैं तो टिपिकली आप लमसम की तरफ भी फोकस कर सकते हैं। हैविंग वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर आप STP का रूट यूज करें तो आपको SIP का बेनिफिट भी मिलेगा और आपको लमसम का फायदा भी होगा साथ साथ। तो you park the money in a debt fund, low risk, and then switch the money from that debt fund into equities, or as well as start off an STP, which gives us subsequent consistent month-on-month flow into equity. Okay. So from Aditya Birla Mutual Funds stable, which are the top 2 or top 3 products across different asset classes, चाहे वो equity हो, debt हो, hybrid हो, that you would recommend to our partners at this juncture? Sure. So देखिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो एक प्रोडक्ट जिसके अंदर में आपको सारे के सारे
अंडरलाइंग रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स का टेस्ट मिल जाता है, फ्लेवर मिल जाता है, इज एसेट एलोकेटर फंड। हमारा ये जो एसेट एलोकेटर फंड है, इट्स अ फंड ऑफ फंड स्कीम। ये फंड ऑफ फंड स्कीम मार्केट का उतार चढ़ाव या मार्केट का वैल्यूएशंस या मोमेंटम क्या कितना है मार्केट के अंदर में, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, मैक्रो इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, ये सबको ध्यान में रखते हुए इक्विटी और डेट का बैलेंस मेंटेन करता रहता है। It manages the asset allocation for the investor on behalf of the investor, without the investor having the need to churn the portfolio. There is a fund manager who does that. So I think that's a brilliant product to get into. इसके अलावा बैलेंस एडवांटेज फंड करके और एक हमारी एक स्कीम है जो कि आपको इक्विटी का टैक्सेशन ही प्रोवाइड करती है, लेकिन आपका नेट इक्विटी कंपोनेंट जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज रिक्वायर्ड, व्हेन मार्केट्स आर चीप, वैल्यूएशंस सस्ते हैं, उस समय आपका इक्विटी की तरफ में एलोकेशन बढ़ा देता है वो स्कीम। जब मार्केट्स थोड़े एक्सपेंसिव दिखते हैं तो फंड मैनेजर्स उसके अंदर में इक्विटी को कट कर देते हैं। तो ये दो स्कीम्स हैं जो कि मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि हर इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए। अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो फंड ऑफ फंड इज अ ब्रिलियंट स्कीम। एक ही स्कीम के अंदर में आपको बाकी सारी अंडरलाइंग स्कीम्स मिल जाती हैं। इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स दोनों होते हैं, एंड सेम इज द केस विद बैलेंस एडवांटेज फंड। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एंट्री लेवल प्रोडक्ट है इक्विटी में जो शुरुआत करना चाहते हैं, या वो इन्वेस्टर्स जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन कंसिस्टेंट, लेट्स से ओवर अ 3 to 5 year पीरियड अगर कंसिस्टेंट 7% से 10% का रोलिंग कैगर बेसिस पे रिटर्न पाना चाहते हैं, तो ये काफी रिकमेंडेड स्कीम है। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप इक्विटी करके हमारा एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि लार्ज मिड स्मॉल सब जगह पे इन्वेस्ट करता है। दैट आई थिंक इज अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर पीपल अक्रॉस जॉनर्स, यंग और ओल्ड, HNI कैटेगरी, MNI कैटेगरी, हर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए कोर एसेट एलोकेशन वाला पोर्टफोलियो वाला प्रोडक्ट बन सकता है वो। किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में लगभग 35 से 50% के बीच में नॉर्मली फ्लेक्सी कैप रहना जरूरी होता है। ये फंड उसकी कमी पूरी करता है, वो वाले कैटेगरी को पूरा कर लेता है। श्योर। और अगर किसी को इनकम की जरूरत है तो डेट की साइड के ऊपर में यू कुड पोटेंशियली लुक एट, आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं SDL फोकस्ड, जो कि हाई क्वालिटी हैं और अच्छा खासा यील्ड प्रोवाइड करते हैं, 6% से ऊपर का यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा एक SDL इंडेक्स फंड है, वो वाला फंड आप रिकमेंड कर सकते हैं। So Abhishek, you've launched a very interesting new fund, the Silver ETF. So if you would want to start and explain कि ये क्या फंड है, क्यों सिल्वर, और अभी तक हम मेटल्स में गोल्ड सुनते आए हैं सिर्फ, और अब एक ये सिल्वर की नई कैटेगरी क्रिएट होने जा रही है, बिकॉज और भी कई फंड हाउसेस ये फंड लॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। सो सिल्वर, प्रदीप जी, जैसा आप जानते हैं कि हमने बचपन से सबने देखा है अपने घरों के अंदर में इन्वेस्टमेंट होते हुए, whether it is by the way of investment in silver coins। दिवाली पे आप टिपिकली देखा होगा अपने, नॉर्मली 2-3 तो जाके जो खरीदते हैं, परचेज खरीदते हैं, अंदर में सिल्वर खरीदा जाता है, या तो बच्चे अगर पैदा होते हैं तो सिल्वर का चांदी और कटोरी और ये सब किया जाता है। मैरिजेस के अंदर में सिल्वर ऑर्नामेंट्स या सिल्वर का सिल्वरवेयर कटलरी गिफ्ट के तौर के ऊपर में यूज होती है एज अ प्रेशियस मेटल या एज अ आइटम। तो इन वन वे और अनदर households have already been investing in silver, लेकिन beyond a point हम सब प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इस सिल्वर को स्टोर कहां पे करें, रखें कहां पे ले जाके, क्योंकि स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम, इट कैन टेंड टू बिकम वॉल्यूमिनस अगर आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं इसके अंदर में। तो सेकंड, सिक्योरिटी इज एन इशू। वन टिपिकली इज नॉट श्योर कि ज्वेलर से जो मैं माल खरीद रहा हूं क्या उसके अंदर में मेरे को 100% प्योरिटी है या नहीं है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब मन में कॉम्प्रोमाइज सा लेके ही चलते हैं कि हम 24 कैरेट बोलते हैं लेकिन मिलता 22 कैरेट है या 20 कैरेट है।
एंड उसके अलावा मेकिंग चार्ज आपको काफी वाइड पे करना पड़ता है, नॉर्मली 4 से 5% तो मिनिमम लग जाता है। आप खरीदें या बेचें, आइदर वे आपको पे करना पड़ता है। तो सिल्वर का जो कैटेगरी हमको परमिट किया गया है लॉन्च करना, सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर फंड ऑफ फंड, ये एक आम इन्वेस्टर के लिए आसान कर दे रहा है सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना, कि आप सिल्वर को एक यूनिट की तरह से, एक म्यूचुअल फंड यूनिट की तरह से खरीद रहे हैं। आपको कोई लॉकर की जरूरत नहीं है, आपको उसके अंदर में कोई बैंक के अंदर में अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है अलग से, आपको कोई स्टोरेज का कोई कुछ इशू नहीं लेना पड़ता, आपको इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता, प्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। ये सारी की सारी चीजें फंड हाउस आपके बिहाफ पे कर लेता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज की डेट में हमको सिल्वर में इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़े रीजंस पिछले 2 से 3 साल के अंदर में जो प्रेजेंट हुए हैं, जो आए हैं, वो ये हैं कि सिल्वर में डिमांड और सप्लाई का मिसमैच खड़ा हो गया है। सिल्वर का जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, वो 15% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन जो सप्लाई है वो हार्डली 8% प्रति साल के हिसाब से बढ़ रहा है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा इसी के लिए। यू सी दिस? या अगर आप देखेंगे इसके अंदर में, तो रेड बार्स जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर में, ये रेड बार्स सिग्निफाई कर रहे हैं ग्लोबल सप्लाई ऑफ सिल्वर, जबकि ग्रीन बार्स दिखा रहे हैं ग्लोबल डिमांड फॉर सिल्वर। तो रेड बार, ये जो 2017-18 वाला पीरियड था, ये दौरान के अंदर में काफी इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए हैं, एंड वन ऑफ विच इज अबाउट क्लाइमेट चेंज। द एग्रीमेंट इज अबाउट नेट जीरो, जो पेरिस में साइन हुआ है। ये पेरिस अग्रीमेंट या पेरिस अकॉर्ड कहलाता है, जिसके हिसाब से बाय 2050 ऑल कंट्रीज हैव टू फोकस टुवर्ड्स जीरो नेट कार्बन फुटप्रिंट। हमारे जो एमिशंस हैं, जो हाइड्रोकार्बन जो यूज करते हैं आज की डेट में हम लोग, जो तेल या कोयला जलाते हैं, और उसकी वजह से जो एमिशंस हैं, जो कार्बन एमिशंस है, वो हमको घटाने की जरूरत है। तो इसकी वजह से, इन अग्रीमेंट्स की वजह से ज्यादा पुश है कि हम अपनी इकोनॉमीज को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में या रिन्यूएबल्स की तरफ में शिफ्ट करें। तो 2 एरियाज के अंदर में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। एक एरिया है उसके अंदर में से जो कि सोलर पावर का है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में इस समय देख रहे हैं एक चार्ट जो आपको बता रहा है कि ग्लोबल कैपेसिटी कितना ग्रो किया है पिछले 5 साल के अंदर में, या आने वाले 5 साल के अंदर में कितना ग्रो कर जाएगा। अब देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रुझान इसमें सोलर एनर्जी की तरफ है। सोलर एनर्जी जो कि क्लीन एनर्जी मानी जाती है, बाउंटीफुल अवेलेबल है, जहां जहां पे भी धूप पड़ती है वहां पे आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसको कैप्चर करने के लिए सोलर पैनल्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। हर सोलर पैनल के अंदर में सिल्वर का इस्तेमाल होता है। आज की डेट के अंदर में जितना सोलर एनर्जी ऑलरेडी कंज्यूम हो रहा है, जितने सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, दे आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग अबाउट 5% ऑफ ग्लोबल सिल्वर सप्लाई। ये एस्टिमेट है कि जिस तरह से इंडिया ने स्पीड पकड़ी है, इंडिया विल परहैप्स बी द फर्स्ट कंट्री टू एक्चुअली अचीव इट्स टारगेट टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी कमिटमेंट। सो जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बाकी कंट्रीज बढ़ना शुरू करेंगी, डिमांड फॉर सोलर पैनल्स विल ओनली इंक्रीज फ्रॉम राइट। जो बड़ा एरिया है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से। ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑलरेडी यूज करता है सिल्वर इन सम वे और अनदर। एवरी हाई एंड सर्किटरी ऑलरेडी हैज सिल्वर। ईवीज के अंदर में और ईवीज की बैटरीज के अंदर में सिल्वर यूज होता ही होता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है ईवीज के लिए, और हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी प्रेशर है बोथ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो नाउ, जो सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, कि जैसे हम भारत 5, भारत 6, भारत 7 कर रहे थे, आने वाले समय के अंदर में मोर एंड मोर ईवीज आर टू बी देयर ऑन द रोड्स। आप टैक्सीज भी आज देख रहे हैं तो वो ईवीज आने शुरू हो चुके हैं। करेक्ट। हमारा जो डिमांड फॉर सिल्वर है, ईवीज
बहुत स्पीड से ये खपत को बढ़ाएंगे. It is estimated that by 2040, roughly about 50% of global silver supply will be consumed by EVs alone. अगर हम ग्रोथ रेट्स देखेंगे तो ये जो सोलर पैनल्स की जो डिमांड है फॉर सिल्वर इज ग्रोइंग एट अबाउट 11.5% पर annum, एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर से लगभग 22% पर annum से ग्रोथ है. बिकॉज ऑफ सच हाई ग्रोथ, सिल्वर में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा. ऑल्सो now with ETFs and index funds for silver being allowed, the investment demand for silver is also starting to come in. तो net ऐसा मानना है कि सिल्वर का जो डिमांड सप्लाई है वो मिसमैच कंटिन्यू रहेगा और यहां से सिल्वर के अंदर में काफी तेजी एक्सपेक्टेड रहेगी. Sure. So two questions here, Abhishek. One, what is the benchmark of this fund and what is the taxation? तो ये फंड का क्या बेंचमार्क है और इसका टैक्सेशन क्या है? तो पहले मैं सेकंड क्वेश्चन आंसर करता हूं. जो हमारा जो टैक्सेशन रहेगा, सिल्वर एक कोमोडिटी है. अनलाइक डोमेस्टिक इक्विटीज वेयर यू टिपिकली एंड अप बाइंग कोमोडिटी कंपनीज, हियर वी आर इन्वेस्टिंग इन द फिजिकल कोमोडिटी इटसेल्फ. तो एवरी यूनिट ऑफ दिस ETF रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम ऑफ सिल्वर. हम जो भी FOF के अंदर में भी जो ETF खरीदेंगे वो हम इसी सिल्वर ETF को खरीदेंगे. राइट. से आपका ये सेगमेंट विल गेट कवर्ड अंडर अदर टैक्सेशन, यानी कि अदर देन इक्विटी टैक्सेशन. जो हम डेट के अंदर में मानते हैं कि 3 साल का होल्डिंग पीरियड वाला टैक्सेशन, सेम टैक्सेशन यहाँ पे अप्लाई होगा. ओके. सो ये जो प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है? क्या वो इन्वेस्टर्स जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि गोल्ड फंड या गोल्ड ETF में, आर दे द राइट पीपल टू गो फॉर दिस, और इज इट अ ब्रॉडर कैटेगरी? इफ यू वांट टू पुट योर थॉट्स ऑन दैट. Oh, absolutely. And you are right, Pradeep, that जो भी इन्वेस्टर्स गोल्ड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर नेचुरल इन्वेस्टर्स फॉर सिल्वर ऑलरेडी. मैंने स्टार्टिंग में जब बात किया था कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कैसा एलोकेशन करना चाहिए, तो सबसे जरूरी चीज है एसेट एलोकेशन, सही के हिसाब से इक्विटी और डेट देना. उसके अलावा कोमोडिटीज प्रूव टू बी वेरी गुड हेज इन दी ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि ये हेजिंग मैकेनिज्म के लिए सिल्वर यूज होता है गोल्ड के साथ. तो गोल्ड की तरफ आप जो कंपोनेंट रखते थे पोर्टफोलियो के अंदर में, विच इज अबाउट 10 to 15%, उसका आधा कंपोनेंट हम सिल्वर की तरफ डाल सकते हैं. इवन फॉर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, सिल्वर इज अ गुड इन्वेस्टमेंट बेट टू गो इन एट दिस पॉइंट इन टाइम. सिल्वर लगभग 1.5 साल से काफी कंसोलिडेट हो चुका है. शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर में अच्छा ब्रेकआउट ऑफर कर सकता है. तो आम इन्वेस्टर भी आने वाले 15 से 18 महीने में जो सिल्वर में तेजी एक्सपेक्टेड है, इन फंड्स के अंदर में इन्वेस्ट करके उस तेजी का फायदा उठा सकता है. Abhishek, do you have some chart where you can show us what have been the past returns of silver? Absolutely. So सिल्वर अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 से 15 साल के अंदर में काफी अप्स एंड डाउन्स दिखाया है. इट हैज बीन एन एसेट क्लास जहां पे आपने किसी साल में रिटर्न्स एज हाई एज 70% भी पाया है, and it has also generated negative returns as much as 23-24% given year. But then till that point in time, silver has behaved more like the other hedging commodity, just like gold. Gold का भी behavior इसी तरह से रहा है अभी तक. हमारा ऐसा मानना है कि because of its alignment with the economic cycle, because of its strong demand and supply mismatch, आने वाले सालों के अंदर में सिल्वर के अंदर में ज्यादा अप ईयर्स रहने की उम्मीद है देन डाउन ईयर्स. तो आपको काफी तेजी का माहौल दिख भी सकता है. अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखें, स्क्रीन के ऊपर मैं राइट हैंड साइड वाला चार्ट, जो कि एक सही मापदंड है रिटर्न्स को एनालाइज करने का, एक किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बिहेवियर को एनालाइज करने का, तो आप देखेंगे ऑन अ 3-year रोलिंग बेसिस the returns for silver have been in the range of 9 to 10%, which is a very healthy return. It beats inflation consistently, and it has already beaten fixed income.
it can potentially tend to be an asset class जो कि अगर हम इस चार्ट पे देखेंगे कंसिस्टेंटली अक्रॉस मार्केट साइकिल्स रिटर्न देके जा सकता है, बुल पीरियड में भी, कंसोलिडेशन पीरियड में भी और बियर पीरियड में. Sure. Okay, great. Thanks, Abhishek. Thanks for a detailed presentation and answering our questions. We will now take some questions from the audience. आप लोगों के जो भी सवाल हो आप अपने क्वेश्चंस को चैट में डाल सकते हैं. कुछ सवाल ऑलरेडी चैट में है, so I will start taking those questions. Mr. Lalit is asking that why was the market down today? Any particular comment on what happened today? I'm not sure about today's market specifically, but Okay. it's a part of the normal market correction which has been going on. Sure. जी कुछ हफ्तों से मार्केट के अंदर में जो बहुत ज्यादा जो एक्सूबरेंस जो बनी हुई थी, जो थोड़ा सा गैस बिल्डअप हो रहा था, बबल जैसा फॉर्मेशन हो रहा था, ये करेक्शंस बुल मार्केट करेक्शंस का पार्ट है. 8 से 10% का करेक्शन आफ्टर हैविंग सीन a run up of 15% or higher is a healthy correction. It gives a breathing space as well as reason for the markets to back up and then go up again. तो ये healthy correction जहां पे भी आपको स्पॉट्स मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको धीरे धीरे डिप्लॉय करते रहना चाहिए. इन करेक्शन वाली अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए. Sure. Mr. Ravi Kumar has invested in your AMC's IPO at 710 rupees, which is now at 560. So he's asking why is the price going down and what is the future of your AMC business in the next 3 to 5 years? So I and being an employee, I would be pretty optimistic about the future of the company. There are new products which have been launched in last year. Even as we speak, we are launching new products. 700 रुपए के आसपास में हमने IPO किया था, लिस्टिंग किया था. You're right, but that was a period जब मार्केट थोड़ा सा तेजी में भी था, एंड उसके बाद से मार्केट के अंदर में काफी करेक्शन हुआ है. The entire financial SPAC has actually corrected by over 15% since September जब हमने IPO किया था. तो I think this is more of a normal market correction alongside the rest of the market, rest of the financials. Over a 3 to 5 year period, I will be pretty hopeful, as a part of the AMC myself, of being invested in this particular company. Sure. Ms. Sonika Chaudhary is asking that in this particular fund, will 100% allocation be to silver or is there some mandate to invest outside silver? 100% allocation इस फंड के अंदर में सिल्वर की तरफ जाएगा, सोनिका जी. एंड इनफैक्ट हम जो रेस करेंगे फंड के अंदर में विल हैव टू बी इन्वेस्टेड, बी बैक्ड अप बाय फिजिकल सिल्वर. दिस फिजिकल सिल्वर इज स्टोर्ड इन आवर वॉल्ट्स in Bombay and Ahmedabad and are completely insured. So it's pretty much the same process like a gold ETF. Yes, it's absolutely pretty much like the gold ETF. Sure. एक चीज जो गोल्ड के टाइम पे नहीं होती थी, सिल्वर में अलाउ की गई है, is investment in ETCDs, exchange traded commodity derivatives. चाहे तो up to 10% एक्सचेंज के ऊपर में सिल्वर के फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं टू मैनेज सम लिक्विडिटी इन द पोर्टफोलियो. बट एनीवे, द लार्जर फोकस इज टू बी इन्वेस्टेड इन सिल्वर. एंड आपने इनिशियली पूछा भी था एक सवाल कि इसका बेंचमार्क क्या रहेगा. फंड का बेंचमार्क भी रूपी प्राइस ऑफ सिल्वर है. सो LBMA प्राइस कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस इज द बेंचमार्क दैट वी विल रन, एंड LBMA अप्रूव्ड सिल्वर is what we will buy in the fund. Sure. Mr. Vikas Singh is asking that, sir, as you said that silver is used in solar panels, which is true for now, but solar panel manufacturing industry is looking at aluminum as an alternative to silver, which reduces the production cost. What happens if silver gets replaced by aluminum in the coming future? What do you think that will have an impact on silver prices? Yes, if silver is replaced by aluminum, that demand supply gap which is there can partially be covered with aluminum as well. But having said that, silver has been found with certain properties जो कि
metals like aluminum do not have. जैसे सिल्वर में जो मैल्येबिलिटी है एल्यूमिनियम में है, लेकिन जो शाइनीनेस, जो रिफ्लेक्टिवनेस जो सिल्वर में पाई जाती है उतना हाई ग्रेड एल्यूमिनियम में नहीं पाया जाता है। जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होती है टेम्परेचर की जो सिल्वर में होती है वो एल्यूमिनियम में नहीं होती है। It has still not been proven to be a perfect replacement for silver. At least in the near future, we do not think that there is a replacement for silver yet. आप देखेंगे तो सिल्वर का यूज काफी सारे दूसरे चीजों में भी भी आता है। सिल्वर इज यूज्ड in all sorts of photographic requirements. Silver is used in pharma industry, in 5G, in every mobile handset that we have. There is some element, some grams of silver which is used in every high-end circuitry and telescopic installation. There is silver which is used. तो सिल्वर का इस्तेमाल सिर्फ in solar panels में नहीं है. It forms a part of the silver demand at this point in time. But yes, if there are alternatives, cheaper alternatives to silver, obviously we will want to shift to that. But till such time these alternatives are found to be viable, I think silver remains to be a very strong bet. What is the difference between silver ETF and this fund? I'm assuming it is a silver ETF versus the silver FOF. Silver ETF or silver FOF, the underlying objective is कि इन्वेस्टर को सिल्वर का एक्सपोजर मिले, लेकिन जिस तरह से ये दोनों फंड्स काम करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। सिल्वर ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। जिन इन्वेस्टर्स के पास एक डीमैट अकाउंट अवेलेबल है केवल वो लोग सिल्वर ETF में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिल्वर FOF में हर इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है। सिल्वर ETF केवल एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, केवल एक्सचेंज के ऊपर में बाय और सेल हो सकेगा once the NFO is closed. As such, every unit of silver ETF will represent 1 gram of silver. Silver FOF, on the other hand, will invest not directly but indirectly into silver. Silver FOF में जो पैसा कलेक्ट होगा वो इसी सिल्वर ETF के यूनिट्स को खरीदेगा, तो आपको इनडायरेक्ट सिल्वर का एक्सपोजर मिलेगा, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, नंबर 1। नंबर 2, सिल्वर FOF का फायदा ये है कि आप अपनी बाकी की म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के साथ इसको सेम फोलियो में देख सकते हैं, आप परचेज रिडीम कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, इसमें SIP रन कर सकते हैं। यू कैन बाय विद एज लो एज 100 रुपीज ऑफ वैल्यू। तो आपको सिल्वर 100 रुपए का लेना है, 1 लाख रुपए का लेना है, 1 करोड़ का लेना है, आप जैसा मर्जी इसको डील कर सकते हैं FOF के साथ। Mr. Vikas is asking another question, sir. What will be the tracking error and liquidity in case of silver ETF? So we don't know how much will be the eventual tracking error. We will try to track it as perfectly as possible. But liquidity, do not worry about. At any point in time, we have about 4 to 5 market makers available in the marketplace to provide you liquidity, provide you both buy and sell side liquidity for the portfolio. Given that these market makers are some of the largest bullion traders, I would imagine कि अगर आपको 100 to 200 kgs of silver भी अगर trade in trade out करना है तो within minutes you will be able to do that. Sure. So just a view in case you have on the budget, because the budget is about to kind of the budget will be announced shortly. So any expectations around it, because normally every year there's a lot of hype around ki budget mein kya hoga. Ultimately long term it doesn't make a difference, but anything specific which you see coming? So I can only hope that the budget will be more growth oriented, not a populist budget really, but more of a balanced budget, a pragmatic budget, as the finance minister has been trying over the last 2 to 3 years. Something that can help channelize investments towards core sector, as well as ensure that the health infrastructure
स्पेशली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पिछले 2 से 3 साल में ज्यादा से ज्यादा जरूरत महसूस होने लगा है. If we can, channelize towards education and health infrastructure of the country and ensure that, inflation is somehow kept under check, I think that will be one major worry from a Aam Aadmi perspective. As long as that is taken care of and the finances of the government in check, I think markets are pretty well designed, pretty well geared to deliver the best of the budget to you. Yeah, I had one question in my mind, Abhishek, which is that in our discussion you had said that जो लोग gold में invest करते हैं, gold funds में invest करते हैं, they can be probably a low hanging fruit to invest, in this particular fund. Now, typically, if you look at the behavioral pattern, Indians buy gold both as a consumption as well as an investment, right? Yeah. But silver is typically being bought only as a consumption, not as an investment. So that's I would say, a major difference between the way people look at gold and the way people look at silver, right? So how do you kind of address that question? Because I'm sure that's a question which is going to come from a lot of investors. Very good observation, Pradeep. And if I can maybe share this one slide on the subject. This slide in front of you is the correlation, inter-asset correlation of various asset classes. What it is telling you about silver and gold is higher the correlation. The way to read this chart is that higher the correlation, you will see that the color will become darker towards red, and lower the correlation, it will become greener and greener. Green होना अच्छा है because एक तरह से फिर commodities या वो asset classes एक दूसरे का hedge बन जाती हैं. आप यहाँ पे notice करेंगे कि gold and silver have a fairly high degree of correlation. So, just the point that you were making, that gold has typically been bought for two reasons. One, for the consumption demand, jewelry, etc. And second is as an investment, as a hedge in your portfolio. Silver, unfortunately, has really not been known, as an investment, क्योंकि कभी ना awareness था, ना ये opportunity था. पहली बार opportunity open हुआ है. Now one can actually see that, silver is also something that one can invest in. By the way, silver offers similar hedging capability as gold offers. So silver can also be seen from a hedging demand perspective, and which is the reason why जब हम सिल्वर मार्केट को कंसिडर करते हैं, तो आप ये चार्ट देख रहे होंगे अपने सामने. दिस इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर सिल्वर. तो रेड बार्स इज इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्रीन बार्स जो कि बढ़ चुके हैं इतना ज्यादा, नाउ ओवर 500,000 million ounces is the demand for silver. It has more than doubled in the last 3 years. वो इसीलिए है क्योंकि investors worldwide are realizing that silver has same qualities, in fact more applications, more industrial applications than gold. तो इसकी वजह से जो commodity markets हैं वहां पे traders and smart investors or accredited institutional investors, they are already big investors. For retail investors like you and me, ये मार्केट अब ओपन अप हुआ है. तो आई थिंक आने वाले 3 से 5 साल के अंदर में, when we revisit this, when we have another conversation, we'll probably see that there are hundreds of thousands of new investors who have now come to the silver market as well. Sure. We'll take one last question. Ms. Sonika is asking, is there any change expected in the import duty in the budget? Very difficult to guess and to speculate about the change in import duties. But every year, the list of items that go through changes is pretty long. Normally, seeing how the balance sheet of the country is looking like, how the P&L of the country is looking like, and do we want to encourage international trade, or do we want to discourage
imports, the finance minister takes this call. My guess is that there is far more predictability in terms of these rates. There may not be a very long list of these changes, but थोड़ा बहुत tinkering जरूर होएगा. Chemicals, for instance, is one area जहाँ पे the demand is just increasing and increasing and increasing. Commodities like steel and iron and aluminium, etc., is something that we import in huge quantums. Oil is something that we import in a very, very large quantum. Gold is another very large import. ये सारे जो बड़े heads हैं imports के, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ. So I think on the smaller heads, you may see more changes. On the larger heads, which are more industrial by nature, you may not see too many changes. Sure. So great, Abhishek. It was great having you with us and speaking about the markets and about your fund. Just one last thought which comes to my mind, that there are various silver NFOs which are on right now or about to get launched. Are these all similar, or is there anything different about your fund? Well, all of these funds are under the same guidelines. Predictably, they will behave the same way. But some of the finer differences that will come up are something like, what is the minimum ticket size? So, for instance, while we've kept 100 rupee minimum ticket size, some of the competition have kept 500 or 1000 rupee as the minimum ticket size in their fund. Over a period of time, you will notice that changes or differentiation with respect to exit load or entry load, etc. Entry loads तो नहीं होते अभी, but exit loads could be pretty different. So, for instance, we've kept a very, very minimal exit load of just about a one month itself. Okay. So these kind of differentiations, of course, will be there. But broadly, I mean, it's the same. But broadly, all of these are pretty much the same. The big differentiation, I think, will be the experience of investors, which will happen over a period of time, which will be tracking, for instance, market. Sure. We would invite you to come and participate and see that experience for yourself. Sure. Great. Thanks, Abhishek. Thanks for a wonderful chat this evening. And we wish you all the best for your NFO. Thank you so much, Pradeep. Thank you so much, Surajit. Thank you so much, Mr. Abhishek, for joining and sharing your wonderful thoughts with us. Thank you. Thank you so much, Mr. Pradeep Singh, for joining and sharing your valuable time with us. And a big thank you to all the partners and the clients who have joined the event today. The recording of this event will be shared with you all shortly. Thank you, everyone, for joining in. Thank you. Take care. Bye.